हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे सोरायसिस। तो ये सोरायसिस का क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है और इसमें क्या मैनेजमेंट है, क्या होम मेडिसिन है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है हमारा शरीर में और इसका कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। मित्रों, ये जो सोरायसिस होता है ये सारा शरीर में एक स्किन डिजीज़ होता है, उसको स्किन डिजीज़ भी बोला जाता है और साइकोसोमेटिक प्लेन से भी ये सोरायसिस होता है। तो इसका सबसे पहले क्या कॉज है, तो ये जो सोरायसिस होता है ये हमारा शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ऐसा होता है कि शरीर खुद रोग उत्पन्न करता है और ये जो हमारा शरीर में जब सोरायसिस होता है तब हमारा शरीर की जो स्किन होता है इसमें एक रुक्षता पैदा कर देता है, इसमें थीन पड़ निकल आते हैं, उसमें स्केली फॉर्म निकलता है, क्रैकनेस हो जाता है और हमारा जो शरीर का जो लुकआउट होता है स्किन का ये सिग्नता नहीं होती है, कॉस्मेटिकली ख़राब लगता है और ये हमारा स्किन पर वाइटिश और ब्लैकिश डॉट्स पड़ जाता है। इसका कारण जो सोरायसिस होता है सबसे पहले ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के वजह से आपको स्किन डिजीज़ का सोरायसिस होने का संभावना रहता है। सेकंड थिंग, ये सोरायसिस साइकोसोमेटिक भी है। कई बार जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहता है और तुम्हारा शरीर का जो स्किन की सेंसिटिविटीज़ कम होता है तो उसका सेकेंडरी इफेक्ट आपके स्किन में पड़ता है। मैं आगे समझाता हूँ। कई बार आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली हाउस वाइफ होती है, जब बाहर जाते हो तो उनको एक घबराहट रहता है कि घर में तो ये सी इज़ अ वेरी स्ट्रांग लेडी, पर बाहर जाता है तब जब भी तैयार होता है तब बोलती है कि मैं आई एम गोइंग टू वॉशरूम, टॉयलेट जाता हूँ, तब वो आता है क्योंकि उसका जो घबराहट होता है, इसका जो इफ़ेक्ट होता है ये उसका टॉयलेटरी पार्ट में होता है। कई बार लोगों को जब एंग्जाइटी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और कोई किसी का झगड़ा हो जाता है तो उसको नर्वस पाल्पिटेशन हो जाता है, जो उसका हार्ट वीक होता है तो हार्ट एकदम धड़कने लग जाता है। कई बार लोगों को स्वेटिंग हो जाता है, कई बार लोगों को डायरिया एंड वॉमिटिंग भी हो जाता है। इसी तरह जब भी एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तब हमारा स्किन प्रतिक्रिया सोरायसिस रोगों में होता है। एक संभावना है, पर अभी आधुनिक साइंस भी मान गई है कि जो सोरायसिस मेनली तो ऑटो इम्यून डिजीज़ तो है, साथ में साइकोसोमेटिक प्लेन भी जब डिस्टर्ब होता है तब ये इट इज़ अ ब्रेकआउट होता है। मैंने आप ये समझाया कि जो हमारा जो सेकेंडरी ऑर्गन वीक होता है तो स्ट्रेस की इसके ऊपर इफेक्ट होता है। इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ में आप जितना स्ट्रेस कम करोगे, सपोज़ आपको हार्ट अटैक की संभावना हो, सपोज़ डायबिटीज़ हो, सपोज़ आपको थायराइड प्रॉब्लम है, ये सपोज़ ऑल थिंग्स इज साइकोसोमेटिक। तो इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, फूड में आप बदलाव करोगे तो धीरे धीरे ये अंग आपको स्ट्रांग बन जाएगा। जब भी ये रोग प्रतिक्रिया करेगा तो आपका ये जो सेंसिटिव ऑर्गन है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड कारण जो सोरायसिस का है ये तुम्हारा जीनेटिक है। 2 से 3% भी माना गया है कि तुम्हारा जो डीएनए में बदलाव आता है, तुम्हारा वारसागत फैमिली में जो सोरायसिस होता है तो ये 2 से 3% सोरायसिस होने की चांसेस रहता है। तो ये जो मोटा मोटी ये जो मैंने बताया ये द कॉज ऑफ द सोरायसिस। तो सोरायसिस में कितने टाइप ऑफ सोरायसिस होता है, तो ये बच्चों में भी सोरायसिस होता है, बड़ाओं में भी सोरायसिस होता है। बच्चों में होता है ग्लूटरी टाइप्स ऑफ सोरायसिस बोलते हैं, और जो बड़ों में होता है तो पिन पॉइंट टाइप्स ऑफ सोरायसिस होता है, कई बार एक्सटेंशन टाइप ऑफ सोरायसिस होता है, कई बार सोरो आर्थराइटिस भी हो जाता है, कई बार एरिथमेटिक्स टाइप्स ऑफ सोरायसिस होता है। इसमें झाड़ी झाड़ी पोपड़ी खुलता है, क्रैकनेस आ जाता है, रेडनेस आता है, कई बार इसमें तो चिका जितना मटेरियल भी आता है। तो ये एरेथेटिव टाइप्स ऑफ जो सोरायसिस होता है ये ऐसे अलग अलग प्रकार के होता है। ये शरीर में अलग अलग प्रकार में दिखता है। कई बार ओनली बालों के अंदर होता है, बाल के जो नीचे होता है हमारा स्काल्प एरिया में जब सोरायसिस हो जाता है तो इसमें सबसे पहले हमारा हेयर फॉल्स होता है। सेकंड थिंग, एक थिक हमको डैंड्रफ जितना मटेरियल निकलता है, जब भी हम नाखून उसमें टच करते हैं तो थोड़ा डैंड्रफ निकल आता है। शुरुआत में तो दर्दी को ऐसा लगता है कि मेरे को खांडा हो गया है, डैंड्रफ हो गया है, तो ये शैम्पू से वॉश करता है तो फिर से आ जाता है। ऐसे तो नॉर्मली हम 3 से 4 दिन हम जो वॉश नहीं करते बाल को तो हमको इतना सोरायसिस थिक
जो डैंड्रफ होता है नहीं होता है, पर ये जो सोराइसिस के बाद में जब भी हमारा स्वेट होता है, जो सिबोसोरिया ग्रंथि में से वो जब भी सपाटी में आता है तो ये ड्राइनेस हो जाता है और हेयर फॉल्स भी होता है, स्किन की कलर भी चेंज हो जाता है। घनी बार सोराइसिस हमको फेस पर आता है, पहले फेस पर छोटी छोटी फुंसी जैसा आता है, धीरे धीरे सर्कल बड़ा हो जाता है, तो कई बार फेस पर, कानों के पीछे, कई बार गले के पीछे आ जाता है, बैक में आ जाता है, हमारा सब जॉइंट में उसका इफेक्ट आ जाता है। तो कई बार ये जो सोराइसिस बढ़ता है तो ओनली पाम एंड सोल टाइप होता है, तो पाम हमारी जो हथौड़ी होती है और पक्के जो फूट होता है, ये दोनों पार्ट में होता है। कई बार सोराइसिस हमारा नेल में होता है, तो नेल खराब कर देता है, ठीक कर देता है, पेनफुल होता है। कई बार हमारा जॉइंट में होता है, उसको सोरो आर्थराइटिस भी बोलते हैं, तो ओनली जॉइंट्स में और पोस्टीरियर पार्ट में, जॉइंट्स के जो पीछे भाग होता है, इसमें सोराइसिस ब्रेकआउट होता है और ये धीरे धीरे छोटा होता है, बाद में ये इरेगुलर शेपेड बन जाता है, ड्राई स्केली निकलता है, कई बार तो अंदर क्रैकनेस हो जाता है, पेशेंट को दर्द भी होता है और ये सीजनल भी चेंजेस करता है। कई बार मानसून और विंटर में ये ज़्यादातर ब्रेकआउट होता है, पर कई बार ये थ्रू आउट ईयर रहता है। ये सोराइसिस को आप जो ठीक तरह ट्रीट नहीं करो तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। तो मित्रों, ऐसे रोग में घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 35 साल में कई होम्योपैथ से पेशेंट को अच्छा किया है। वर्स्ट कंडीशन जिनको 15-15 साल भी सोराइसिस हुआ है, ये पेशेंट को मैंने क्योर किया है। सब मैंने जो फोटोग्राफ्स में बताया है, ये सब जो सोराइसिस होता है ऑल ट्रीटेबल होता है। आधुनिक साइंस में इसकी कोई दवा नहीं है, ओनली दे गिव द स्टीरॉइड्स, सब मॉइस्चराइज और सिलिसिलिक एसिड देते हैं, विटामिन डी की कैप्सूल लेते हैं, अल्ट्रावायलेट रे लेने की बात करते हैं और कई बार तो ये लोग हाइड्रोकॉर्टिजोन स्टीरॉइड देने से थोड़ा टाइम तो सप्रेस हो जाता है, फिर से ब्रेकआउट हो जाता है। तो इससे कौन सा सिम्टम्स होता है? तो इसमें सबसे पहले तो रेड कलर की इन्फ्लेमेटरी फुडली निकल आती है। ये फुडली बड़ी होती है, सर्कल में होती है और ड्राई स्केली निकलता है, इसमें क्रैकनेस आ जाता है, रुक्षता आती है, कॉस्मेटिकली दर्दी को ख़राब लगता है, पेशेंट ड्राइनेस महसूस करता है, कई बार चमड़ी में खिंचाव भी आता है, जॉइंट में भी दर्द होता है, कई बार IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उसको भी सोरो आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। तो हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपको पहले कोई डिसेंट्री मरड़ा हुआ है कि नहीं है, और जब भी आप होम्योपैथ के पास जाओ तब आप ज़रूर उनको बताइए कि मेरे को पहले डिसेंट्री मरड़ा हुआ था, मैंने आधुनिक साइंस की दवा लेने के बाद मेरे को सोराइसिस हुआ है। तो हमारे लिए या होम्योपैथ के लिए आपको चिकित्सा देना ईजी पड़ सकता है। मित्रों, ये जो सिम्टम्स है ये बच्चों में भी सेम सिम्टम्स होता है, बड़ों में भी होता है, पर ज़्यादातर जो सोराइसिस होता है एडल्ट फॉर्म में ज़्यादा होता है और ओल्ड उम्र में ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उन लोगों को भी सोराइसिस, डायबिटीज 2 होता है, उनको भी सोराइसिस होने की संभावना रहती है। और जो लोग स्किन का प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, इन लोगों को भी सोराइसिस होने की संभावना रहती है। तो ये सोराइसिस के क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है? तो सबसे पहले तो जो सोराइसिस होता है हमारा स्किन का जो स्ट्रक्चर ख़राब कर देता है, એટલે कॉस्मेटिकली ख़राब लगता है, हमारा बालों का ग्रोथ ख़राब कर देता है और हमारा जो फेस पर और स्काल पर ब्लैकिश और वाइटिश स्केली फॉर्म में एक लेयर बन जाता है जिसको हमको ओल्डर लगते हैं। हमारा स्किन में रुक्षता ख़राब हो जाती है, जॉइंट्स का मूवमेंट्स बदल जाता है, पेनफुल रहता है, इन्फ्लेम रहता है। ज़्यादातर सोराइसिस में खुजली नहीं आती है, पर कई बार इन्फ्लेम्ड सोराइसिस होता है, जो अंदर इन्फ्लेमेशंस होता है, तो सोराइसिस में खुजली आने की भी संभावना रहती है। कई बार दर्दी को मिस गाइडिंग हो जाता है कि ये सोराइसिस है या एक्जिमा है, क्योंकि दोनों का साइन एंड सिम्टम्स सेम मिलता है, पर जो एक्सपीरियंस होम्योपैथ होता है तो ये सोराइसिस का डायग्नोसिस करके अच्छी दवा दे सकता है और कंप्लीट क्योर कर सकता है। मित्रों, अभी तक मैंने 1.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट देखे हैं, इसमें 3 से 4% जो पेशेंट स्किन डिजीज़ और अलग अलग टाइप के सोराइसिस जो पेशेंट होते थे मैंने क्योर किया है और वंडरफुल क्योर किया है और कंप्लीट क्योर किया है। क्योंकि जो सोराइसिस रोग होता है उसको दबाते हो तो टेम्पररी सप्रेस हो जाता है, फिर से बाहर आ जाता है। ऐसे करके कई एवरी टाइम से रिकरेंट होता है। आधुनिक साइंस लंबे टाइम लेने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। तो मित्रों, उसको क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं पड़े उसको ध्यान रखो, तो योगा करो, मेडिटेशन करो। और जिन लोगों को स्ट्रेस रहता हो और इसके वजह से रहता है तो इसमें कपालभाति सबसे श्रेष्ठ उपचार है। कपालभाति जो होता है 300 to 600
टाइम्स कपालभाति सुबह में कीजिए तो इस शॉर्ट आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, और ऑक्सीजन इज अ क्यूरेटिंग फॉर हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है, और हमारा जो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसको एंटीडोट कर देता है, और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सेकंड थिंग, आपको जो काऊ यूरिन भी मैंने कई पेशेंट को बोला है कि यू कैन ट्राई, तो काऊ यूरिन आप एक्सटर्नल लगाओ, 5-10 मिनट उसको ऊपर रब करो तो धीरे धीरे स्केलीफॉर्म कम हो जाएगा। काऊ यूरिन में फॉस्फेट यूरिया ज़्यादा होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, तो आप काऊ यूरिन भी जो आपको सूख नहीं लगा सकते हैं। थर्ड थिंग, आपको कोई सोप्स नहीं लगाने का है। कई बार सोप से ड्राइनेस ज़्यादा बनता है, सोप की वजह से आप जो लिमड़े का पत्ता है उसमें बॉईल करके उसका कपड़ा से आप धीरे धीरे शरीर पर करो तो ये रुकता चली जाएगी। हर रोज़ करता रहो। इंटरनल होम्योपैथिक में आपको सजेशन करता हूँ, वो लिया करो तो ये धीरे धीरे एक्सटर्नल रुकता ख़राब कर देता है। और ये जो लिमड़े का पान है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल भी है, तो आपके जो स्किन में रिजॉइन करेगा तो फिर से आपका स्किन में निखार आएगा और कॉस्मेटिकली अच्छा रहेगा, और आप ये रुक से बाहर निकल सकते हैं। चौथा कारण है आप टर्मेरिक पाउडर, मीन्स हल्दी का पाउडर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी इम्यूनिटी बूस्टर भी है, एंटी कैंसरस भी है, एंटी वायरल भी है। तो आप हल्दी जो हर रोज़ दूध में लिया करो, जो आपका दूध से जो आपको ये दर्द बढ़ता है तो पानी में लो, या आपको पानी के गर्म बॉईल करके पानी में आधा चम्मच सुबह या आधा चम्मच शाम को, जब भी अनुकूल पड़े तो आप हल्दी ले सकते हैं। हल्दी का पेस्ट भी एक्सटर्नल लगाओ, जिनको क्रैकनेस होता है तो भी ये एक अद्भुत काम करता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये कर सकते हैं। साथ में आप एक्सरसाइज करो, आप मोटापा हो तो कम कीजिए, आपको जो नॉन वेजिटेरियन खुराक खाते हैं तो स्टॉप कर दीजिए। कई बार हाई प्रोटीन डाइट से भी होता है, तो ये दाल होती है, नॉन वेजिटेरियन होता है, एग्स प्रोटीन्स होता है, इससे भी बढ़ता है, तो ये लेना बंद करो। आपका विरुद्ध आहार लेते हो, सपोज ज़्यादा पंजाबी लेते हो, आउटसाइड फूड लेने की ज़्यादा आपको है तो ये बंद करो, क्योंकि इसमें विरुद्ध आहार होता है, तो विरुद्ध आहार से भी सोराइसिस ब्रेकआउट होने की संभावना रहती है। जिन लोगों को सावर थिंग लेने के भाई दही छाछ दूध है, या आपको कोई सावर फ्रूट लेने से भी एग्रावेट होता है तो उसको भी कट डाउन कर दो, कई बार इससे भी होने का संभावना है। यू आर द बेस्ट जज, आप जजमेंट करके आप खुद इसमें बदलाव कर सकते हैं डू एंड डोंट्स में, तो आपके लिए शरीर के साथ ये जो रोग मिटना भी इजी पड़ जाएगा और डॉक्टर के लिए भी इजी पड़ सकता है। मित्रों, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज जो सनलाइट होता है, ये सुबह का सनलाइट आप 10 से 15 मिनट शरीर में एक्सपोज रहो। जब भी कोल्ड सीज़न हो तो 10 मिनट रखो, 15 मिनट रखो, और जब हॉट सीज़न हो तो आप 5 से 7 मिनट शरीर को एक्सपोज करो। तो ये अल्ट्रावायलेट रे उसको हीलिंग के लिए एक्सक्रेशंस करता है। साथ में योग करो, मेडिटेशन करो, वॉक करो, सूर्य नमस्कार करो, ध्यान करो। ये तुम्हारा जो मेंटल स्ट्रेस में स्ट्रेस ज़्यादातर रहता है और इसके वजह से ब्रेकडाउन हुआ है तो ये सोराइसिस मिट जाता है। मित्रों, अभी हम आपको होम्योपैथिक की 5 जो मास्टर ड्रग्स है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सल्फर नाम की जो दवा है, जब आप फर्स्ट लुकआउट देखो तो स्किन का कलर चेंज हो गया हो, डर्टी लगे, आपको लगे कि स्किन वॉश ही नहीं हुई है, तब आपको ईचिंग होए, बर्निंग होए, रेडनेस जब भी महसूस होए और आपको पेन होए, तब सबसे पहले सल्फर 30 पोटेंसी या सल्फर 6 पोटेंसी से स्टार्ट करो। क्योंकि कई बार सल्फर का एग्रावेशन आता है तो कई बार सल्फर से पेशेंट को दर्द बढ़ता है, पर ये दर्द अंदर से बाहर निकलता है, इसलिए कोई होम्योपैथिक दवा एक्सेलरेशन करता है। और ये जब आप एग्रावेशन आओ तो डरने की बात नहीं। एग्रावेशन में जब भी होम्योपैथिक दवा कोई पण स्किन डिजीज़ के लिए लेते हो तो एग्रावेट करता है, तो रोग उभर आता है, तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एग्रावेशन का मीनिंग ऐसा होता है कि तुम्हारा शरीर में जो खराब खून है ये तुम्हारे खून की सपाटी से बाहर निकल जाता है, उसका एक डेड एंड तो होता है। ये जो ग्राफ्स होता है 12 से 15 दिन होता है, बाद में डाउन ट्रेंड आता है, पर ये डाउन ट्रेंड आए तब तक आपको धीरज रखना जरूरी होता है। जो पेशेंट धीरज नहीं रखता है तो हम फिर से पाछे उसको लो पोटेंसी दे देता है, तो उभरना कम होता रहता है। तो ऐसे पेशेंट को हम उभरते थे कम करते, उभरते कम करते, इसमें रोग हम शरीर के बाहर फेंक देते हैं। तो इसमें सल्फर 6 पोटेंसी इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। नंबर 2 दवा है मेजेरियम। जिन लोगों को थिक पोपड़े निकलते हैं, बालों में से थिक निकलते हैं और स्केलीफॉर्म निकलते हैं जॉइंट्स में थे, और उसको इरिटेटिंग होता है, सिल्वर लाइट के स्केलिंग निकलता है, तब आपको ये दवा बहुत अद्भुत काम करता है। और एक्सटेंसिव टाइप ऑफ सोराइसिस हो, सारा शरीर में रोग प्रसरण पामा हो, तो इसमें ये जो दवा होती है ये बहुत अच्छा काम करती है। तो मेजेरियम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को 2 से 3 महीना लोगे तो आपका जो सोराइसिस एक्सटेंसिव टाइप्स ऑफ सोराइसिस में राहत भी आ सकती है। और जो आप खुद
ट्रीट नहीं कर सकते तो हमारा सेंटर में आके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। थर्ड नंबर की जो दवा है होम्योपैथिक में, पेट्रोलियम दवा इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। जब भी आपको सोराइसिस का स्पॉट्स पे क्रैक आई हो, पर्टिकुलरली कोल्ड सीजन में, और इसमें से कोई पानी निकले या आपको इचिंग आए, बर्निंग आए और आपको इरिटेटिंग लगे, मेंटली डिस्टर्ब लगो और रेस्टलेसनेस हो जाओ, तब ये पेट्रोलियम का ऑइंटमेंट भी आता है। पेट्रोलियम इंटरनल भी दवा ले सकते हैं। पेट्रोलियम ऑइंटमेंट एक्सटर्नल लगाओ, इंटरनल आप 30 पोटेंस में लो, तो सबसे न्यारी मेडिसिन है। मैंने कई पेशेंट को ओनली पेट्रोलियम से क्योर किया है। चौथा नंबर की मास्टर ड्रग्स है, जिन लोगों को मेंटल स्ट्रेस रहता हो, एंग्जाइटी रहता हो और डिप्रेशन रहता हो और ठंडी की वजह से उसको ये रोग बढ़ता है, तो आर्सेनिकाल जो होम्योपैथिक में दवा है, ये मेंटल प्लेन खराब होने के कारण जो सोराइसिस ब्रेकआउट हुआ है, तो इसमें ये बहुत अद्भुत काम करता है। मैंने कई पेशेंट को देखा है कि जो लोगों को फिजिकली फिट होते हैं पर कई बार मेंटली फिट नहीं होते हैं, तो इसके वजह से उनको कोई रोग हो जाता है। तो इसमें आर्सेनिकाल होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत उपयोगी है। पर जब भी आर्सेनिकाल का उपयोग करो तो आप हायर पोटेंसी या मिडिल एज में करो। आप सेल ट्रीट करना चाहते हैं तो 200 पोटेंसी से ज़्यादा मत लो। 5 गोली आपको आर्सेनिकाल 200 पोटेंसी दिन में एक ही बार लेने का है। कई बार इसे भी उभर आता है तुम्हारा, तो आपको जब भी ये सिम्टम्स आप नैरेटिंग नहीं कर पाते हैं तो आपके कोई अच्छा होम्योपैथ या हमारा सेंटर में आके भी आप ले सकते हैं। जो 5वां नंबर की दवा है आर्सेनिक आयोडीनम, जो आयोडेट दवा है, ये हमारा शरीर में जो थायराइड का हार्मोन्स का इरेगुलरिटी होता है, तब आयोडीन नाम की जो दवा होती है ये बैलेंस करता है और इसके वजह से भी हमारा शरीर में सोराइसिस ब्रेकआउट होता है। तो आर्सेनिक 30 पोटेंस आयोडेट 30 पोटेंसी में आपको लेने का है, और ये 30 पोटेंसी भी 1 से 1.5 महीना लोगे तो शरीर में जो भी अंगों में स्टिफनेस आया हुआ हो और थायराइड की वजह से भी जो आपको सोराइसिस ब्रेकआउट हुआ हो, तो इससे भी ठीक हो सकता है। मित्रों, सोरो आर्थराइटिस है, जो सोराइसिस के जब हमारे जॉइंट्स में घुस जाते हैं और जॉइंट स्टीप कर देता है, तो सोरो आर्थराइटिस में होम्योपैथिक में दवा में रस्टॉक्स नाम की दवा है। ये रस्टॉक दवा 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लोगे तो आपका जो भी स्किन में स्केली हो या जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो, पेन हो, वॉकिंग करने में डिस्टर्ब हो जाए, और सोराइसिस तो मिट गया हो पर ये इसका जम्स कई बार हमारा जॉइंट्स में अंदर की तरफ जाता है तो जो जॉइंट की सरफेस खराब कर देता है। तो ये सोरो आर्थराइटिस में होम्योपैथिक में रस्टॉक्स नाम की दवा बहुत अद्भुत काम करता है। मित्रों, आपको एक्सटर्नल जो होम्योपैथिक में लगाने का है तो कैलेंडुला मदर टिंचर एक दिन लगाइए, दूसरा दिन आर्वी का मदर टिंचर लाइए। ये ऑल्टरनेट मेडिसिन लगाने से धीरे धीरे ये आपका जो स्किन का सरफेस होता है उसको हील कर देता है। ये स्किन में जो डेड स्किन वो निकल जाती है और स्किन में निखार आता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।